नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिसका भी 17 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो आपसे इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है फ्रेंड, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हूबहू रिपीट कर लिया जाएगा आपके पेपर में। तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न तो आप सभी से पूछ लिया गया है। अब आगे क्या क्या पूछा जा सकता है ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि बताइए कि टिहरी बांध जो है ये किस राज्य में है, तो टिहरी बांध आपका यूके यानी कि उत्तराखंड में है और किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। तो नदी भी पूछ लिया जाता है तो यहाँ से आपको नदी भी याद रखना है। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि भांखड़ा नांगल बांध जो है ये आपका किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है, याद रखिएगा आप सभी, सतलुज नदी पर है और ये आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब का एक संयुक्त परियोजना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हमको कि उकाई बांध परियोजना जो है ये आपका किस नदी पर है, उकाई बांध, तो ये आपका ताप्ती नदी पर है। कहाँ पे है, गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए गांधी सागर बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो ये आपका चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध परियोजना। कहाँ पे, एमपी मध्य प्रदेश में है। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में प्रश्न बन जाए। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, और सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। इतना सा फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखना है, पेपर में आराम से प्रश्न बना के आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए लकड़ी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, कोयला। कोयला अपवाद में आ सकता है अगर नवीकरणीय ऊर्जा की बात किया जाए, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा है, बट बायोमास में कोयला को लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा। ये आपका बायोमास का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि परमाणु ऊर्जा जो है भविष्य में कह सकते खत्म हो सकता है, तो ये एक आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। सबसे पहले यहां समझिएगा आप सभी कि नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है कौन कौन सा और नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या है। ये क्वेश्चन आयोग कई बार पूछा गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा वह होता है जो भविष्य में कभी खत्म नहीं हो सकता है और वायु प्रदूषण बहुत ही कम होता है, पर्यावरण को प्रदूषित कम करता है। जैसे कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा हो गया, इसका सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। पवन ऊर्जा हो गया, उसके बाद जल विद्युत हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सभी आपका नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। कौन कौन सा बताएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास। बायोमास में क्या आ जाएगा, जैसे कह सकते हैं पौधे का अपशिष्ट पदार्थ, गोबर हो गया या जैविक अपशिष्ट हो गया, ये सभी आपका बायोमास के अंतर्गत आता है। एक आपका भूतापीय ऊर्जा आ जाएगा, ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, जो भविष्य में खत्म हो सकता है, ठीक है, जो वायु को ज़्यादा प्रदूषित करता हो, पर्यावरण को ज़्यादा हानि पहुंचाता हो। जैसे कह सकते कोयला, कोयला जो है ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। बात समझे आप सभी, क्योंकि कोयला भविष्य में खत्म हो सकता है। पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस जो खाना बनाने के लिए हम सभी एलपीजी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा हो गया, जैसे यूरेनियम, ये सभी आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा जो पूछा जा सकता है। ये प्रश्न तो आपका पूछा गया था और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं वो आगे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये चीज़ें हम ही आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, जो कि कोई नहीं करवाने वाला है। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 3 का राइट आंसर कीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा आप सभी। उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए किया गया, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया, ग्राहकों की शिकायतों को सरल एवं द्रुत और कम खर्च निपटारा के लिए किया गया था। तो ये सभी के लिए किया गया था। कब आया था उपभोक्ता कानून, 1986 में आया था। तो यहाँ हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न बन जाए और ये भी आपका बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। बात समझे आप सभी। अगला है
शेरशाह दिया हुआ है, कौन सा संज्ञा है? देखिए अगर शेरशाह सिर्फ पूछता है ना कि शेरशाह में कौन सा संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि वो शेरशाह की बात किया गया है जो मध्यकालीन भारत का एक शासक था शेरशाह, जिसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, पता है आप सभी को। पर यहाँ पर शेरशाह का बात किया गया तो ये भाववाचक संज्ञा, किसी के भाव को प्रकट किया जा रहा है। जैसे कह सकते हैं लड़कपन, ये क्या है? भाव है। बुढ़ाड़ी भाववाचक संज्ञा है, बात समझे, जहां पर भाव प्रकट किया जाता हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति समूह का बोध होता है, जैसे लड़कियां मतलब पूरे जाति समूह का बोध हो गया यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी, भूटान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वन आच्छादित हैं? वो भी प्रश्न आपका बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न था। लगभग 70% इसका राइट आंसर होगा। देखिए भूटान की राजधानी कहाँ पे है? थिम्पू है। और भूटान जो है ये आपका एक हिमालयन देश है, याद रखिएगा आप सभी, हिमालयन देश है भूटान। अच्छा, भूटान की अगर बात किया जाए तो इससे भारत की कौन कौन सी राज्य की सीमा लगता है आप सभी को पता है? जैसे अरुणाचल प्रदेश पूर्व की ओर से, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद सिक्किम पश्चिम की ओर से, याद रखिएगा आप सभी, कौन सा हो जाएगा? सिक्किम, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। इसके अलावा याद रखना है आप सभी को, असम हो जाएगा, असम हो जाएगा और वेस्ट बंगाल हो जाएगा। इतना सा फैक्ट याद रखना है आप सभी को। चलिए अगला है कि पोखरा किस देश में स्थित एक नगर है? देखिए पोखरा बात किया जाए ना तो काठमांडू के बाद ये दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है आपका नेपाल का, और ये एक आपका पर्यटन स्थल है, तो नेपाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधित्व भिन्न क्या होगा? तो देखिए 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना सेमी होगा? तो ये लगभग 1 लाख सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा आप सभी, 100 सेंटीमीटर की बात किया जाए ना तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर में, पता है आप सभी को। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? तो देखिए क्षेत्र में जाकर जो इकट्ठे किए गए आंकड़े होता है उसे प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये भी प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, जिसे हम सभी शॉर्ट में MIC कहते हैं। ये प्रश्न तो पूछा गया है। अब देखिए क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस गैस का त्रासदी कब हुआ था, तो 3 दिसंबर को हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को किया गया था, हुआ था कहाँ पे? भोपाल में हुआ था, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये घटना जो हुआ था वो किस कंपनी में हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी था जो कि कीटनाशक दवा बनाता था, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए? इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, आपसे वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा इस मेहनत के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपके लिए मेहनत किया हुआ है ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जहां भी व्हाट्सएप फेसबुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि डैश प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन था, याद रखिएगा आप सभी। किसका था? महात्मा गांधी जी का कथन था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह भूमि जो 5 से अधिक वर्षों के लिए बिना खेती की छोड़ दी जाती है तो उसे डैश भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट करके इसको याद रखिएगा, PYQ क्वेश्चन है ये, बिहार में ही पूछा गया PYQ क्वेश्चन है। बात समझे? तो देखिए जो 5 वर्ष से अधिक वर्षों के लिए खेती अगर छोड़ दी जाए तो उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि नहीं कहेंगे। बंजर भूमि क्या होता है? जिसमें कुछ उपजाऊ होता ही नहीं, उसको बंजर भूमि कहेंगे। बट यहाँ 5 वर्ष से अधिक के लिए छोड़ दिया गया है तो इसे कृषि तो कर सकते हैं, पर यह बंजर हो चुका है, अभी 5 वर्ष की खेती नहीं किया जा रहा है। अच्छा, प्रति खेती क्या होता है? मान लीजिए कि एक फसल नहीं उपजाया गया, खेत को प्रति छोड़ दिया, तो वो प्रति खेती हो जाएगा। बात समझ गए आप सभी। अगला है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो यहाँ पर एजेंसी की बात किया गया है, तो ये आपका भारत खाद्यान्न निगम हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1965 में किया गया था। 1965 अधिनियम के तहत ही किया गया, 1965 में। अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति का पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए एक हरित क्रांति का याद रखना है, डॉक्टर स्वामीनाथन को जाना जाता है भारत में, जो कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई थी। और दूध के क्षेत्र में क्रांति किसने लाया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने लाया था, याद रखिएगा आप सभी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था। दूध
क्रांति इसी के द्वारा लाया गया था। इसी ने कह सकते हैं कि प्रमुख दूध डेयरी की स्थापना किया था, जैसे कह सकते अमूल हो गया, जो गुजरात की एक प्रमुख कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकरण और रिचार्ज किया जा रहा है। भूजल से जो हमको ताज़ा पानी मिलता है, ये किसके माध्यम से नवीनीकरण और रिचार्ज किया जाता है? तो ये आपका हाइड्रोलॉजिकल चक्र या जल चक्र से किया जाता है। तो अगर हिंदी में दिया जाए जल चक्र, तो जल चक्र करना है आपको, या हाइड्रोलॉजिकल चक्र हो जाएगा, जिससे पानी क्या रह रहा है? ताज़ा रह रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग कितना प्रतिशत योगदान देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा भारत में जो है भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। पता है आप सभी को, भूतापीय जो कोयले के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। उसके बाद अभी जल शक्ति का हुआ है लगभग 22% के अप्रॉक्स में। उसके बाद प्रमुख सौर ऊर्जा हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय हो जाएगा, पवन ऊर्जा, ये सभी प्रमुख ऊर्जा का आपका स्रोत है। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि लो एस्क की गलाने में प्रमुख धातु क्रम कोयला कौन सा है? तो यहाँ पर समझिएगा कोयला के बारे में। अच्छा, सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है? पता है आप सभी को, एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत जो देखिएगा वो 80 से अधिक होता है, 80% से अधिक, 80 से 90 के बीच में। याद रखना आप सभी को, एंथ्रासाइट कोयला जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में है, तो ये सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। पर यहाँ धातु कर्म की बात यहाँ पर किया गया है ना, लो एस्क को गलाने के लिए, तो विटामिन कोयला का उपयोग करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें कार्बन का प्रतिशत लगभग जो है कि 60 से 80% तक होता है। अच्छा, लिग्नाइट कोयला की बात किया जाए तो इसमें कार्बन का प्रतिशत आपका 50 से 60 के अप्रॉक्स में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर वहीं पीट कोयला की बात किया जाए तो लगभग 30 से 40% जो सबसे बेकार कोयला माना जाता है, इसमें सिर्फ धुआं ही धुआं होगा। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, भारत में सबसे ज़्यादा विटामिन कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला में बताएं कि आपका 50 से 60% तक कार्बन की मात्रा होता है। विटामिन कोयला का उपयोग जो हम सभी ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, उसके बाद जो है कि लो इस्पात संयंत्र में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? देखिए, मोनाजाइट रेत में निहित जो होता है वो आपका थोरियम होता है। थोरियम हो जाएगा, यूरेनियम नहीं। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादू गोड़ा का खान, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ थोरियम हो जाएगा। बात समझे, कहाँ पर ज़्यादा मिलता है आपको? केरल में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे? केरल में, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थोरियम धातु की खोज जो हुआ था ये कब हुआ था? आपका 1828 में किया गया था। 1828 में किया गया था बर्जिलियस के द्वारा। किसके द्वारा? बर्जिलियस के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ये क्वेश्चन PYQ वाला है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7% मात्र में है। ये क्वेश्चन तो पूछा गया। अब आगे देखिए क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। देखिए, आयोग जो पूछा है 7% ऑप्शन में लिया था, पर वास्तविक में ये लगभग 7.84% के अप्रॉक्स में है। बात समझे। अब देखिए आयोग क्या क्या प्रश्न आपसे से पूछेगा। पहला तो ये पूछेगा कि बताइए कि आपका बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए कि बिहार में कुल वन कितना है, तो देखिए अगर कुल वन की बात पूछा जाए ना कि कुल वन कितना है बिहार में, तो यहाँ पर आपका 7380 के अप्रॉक्स में है। 7380 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। 7380 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें कि आपका अगर सघन वन पूछा जाए कि बताइए सघन वन कितना है, तो सघन वन है आपका 333.42 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य सघन वन कितना है, मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन कितना है, तो मध्यम सघन वन जो है ये आपका 3285 के अप्रॉक्स में है। 3285.83 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। 3285.83 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। ये हो गया मध्य सघन वन। सघन वन 333.42, मध्य सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर खुला वन की बात पूछा जाए कि बिहार में खुला वन कितना है, तो खुला वन 3761.54 वर्ग किलोमीटर, 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे।
अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए काजीरंगा जो है ये आपका एक सिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका असम राज्य में है। मानस भी आपका असम में है। ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप सभी को। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आगे क्या क्या बन सकता है कि सबसे पहले काजीरंगा एक सिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, पहला क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, काजीरंगा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 1985 में शामिल किया गया था, धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। बात समझे, इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। मानस कहाँ पे, ये भी आपका असम में है। चलिए अगला है सिगरौली किस राज्य का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है। देखिए सिगरौली जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। बात समझे आप सभी, मध्य प्रदेश में। अच्छा, कोयला का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, जैसे दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र, सोन नदी घाटी वाला क्षेत्र, महानदी घाटी वाला क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी वाला क्षेत्र, ये सभी कोयला का क्षेत्र है। जैसे कह सकते हैं दामोदर नदी घाटी वाला सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। बात समझे आप सभी। इसके अंतर्गत कोयला कौन कौन सा आ जाता है, जैसे कि झरिया हो गया, बोकारो हो गया, चंद्रपुरा हो गया, ये सभी प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी का है। रानीगंज हो गया, ये सभी प्रमुख है जो पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, सोन नदी घाटी जो है ये आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का कोयला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो आपका आता है सिगरौली कोयला क्षेत्र, सिगरौली ये वाला, ये आपका सोन नदी घाटी के अंतर्गत आ जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख कोयला का क्षेत्र कौन सा है, कोरबा, कोरबा, कोरबा याद रखिएगा, कोरबा हो गया, विश्रामपुर हो गया जो आपका महानदी घाटी के अंतर्गत आता है। वही उड़ीसा की बात किया जाए तो तालचेर हो जाएगा, सुंदरगढ़ हो जाएगा, सबलपुर हो जाएगा, ये भी आपका कहाँ पे, उड़ीसा में, जो कि महानदी के अंतर्गत आता है। और गोदावरी नदी घाटी जो बताएं तो इसमें ज़्यादातर तेलंगाना वाला क्षेत्र आ जाता है, कोयला वाला। देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन कौन सा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा है। जबकि विद्युत क्या है, ये द्वितीय ऊर्जा है, याद रखिएगा। जैसे कि कोयला को जलाएंगे, उससे बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसके बाद उसको विद्युत में कन्वर्ट किया जाएगा, तो विद्युत क्या है, द्वितीय ऊर्जा हो जाएगा। आसान प्रश्न था। अगला है कि निम्न में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो देखिए खिलौना उद्योग ये छोटा है, चीनी, कागज, ये सभी बड़ा उद्योग है। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसकी स्थापना हुआ था 1907 में, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे क्या क्या बन सकता है ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी स्थापना किसने किया था, दोराबजी टाटा ने किया था। बट प्रारंभिक विचार किसके मन में आया था, जमशेदजी नोराबजी टाटा के मन में विचार आया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, जमशेदजी नोराबजी टाटा को कहा जाता है। बट स्थापना किया था दोराबजी टाटा ने। बात समझे आप सभी। यहाँ पर क्या किया गया था, स्टील का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टील का उत्पादन 1911 में हुआ था और उसके बाद इस्पात का उत्पादन 1914 में हुआ था। कहाँ पे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में। ये किस नदी के तट पर स्थित है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर है। कहाँ पर स्थापित हुआ था, जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा जो पेपर में आपका बन सकता है। अगला है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है। देखिए जितना चीज़ें हम बता रहे हैं ना क्वेश्चन से संबंधित, इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए, पेपर में प्रश्न आराम से बना के आइएगा, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। पेपर दे के आइएगा, उसके बाद फिर हमको बोलिएगा भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है। तो देखिए विदेशी व्यापार सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग से होता है, लगभग 90% तक समुद्री मार्ग से ही किया जाता है। बात समझ गए आप सभी, क्योंकि यहाँ पर खर्चा कम आता है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी, याद रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, पता है आप सभी को। और मात्र में ये 34 किलोमीटर की लाइन चली थी मुंबई से थाने के बीच में। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए संसार का सबसे ऊंचा सड़क जो है ये लद्दाख में उमलिंग लांग दर्रा है, याद रखेंगे आप सभी। और इसे 2021 में आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। 2020 में चीन की सीमा के पास इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है। तो आतंकवाद ये प्राकृतिक होगा, नहीं प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये तो मानव का सोच है। अगला है मानचित्र में नीले रंग को किस भाग से दर्शाया जाता है। ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये आपका कह सकते हैं जल को नीले रंग से दर्शाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए आगे क्या क्या बन सकता है आपके पेपर में, ये प्रश्न हूबहू रिपीट कर लिया जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भूरा रंग से हम सभी क्या चीज को दर्शाते हैं, तो भूरा रंग से पर्वत को, और पीला से हम सभी पठार को, याद रखिएगा, पीला से हम सभी पठार को दर्शाते हैं। बात समझ गए आप सभी। और हरा रंग से मैदान को, मैदान को हम सभी हरा रंग से मैदान को,
इतना सा याद रखेंगे। अगला है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुआ था 1952 में और ये पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कहलगांव भूतापीय विद्युत परियोजना जो है ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो कहलगांव वाला पूछा गया है, तो बिहार में ही है और ये भागलपुर जिले में पड़ता है। बात समझे आपसे, कहाँ पे? भागलपुर जिले में पड़ता है। इसके अलावा प्रमुख कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे कांटी विद्युत परियोजना जो है ये आपका कहाँ पे है? तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है जी? मुजफ्फरपुर में है आपका, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना जो है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका औरंगाबाद बिहार में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है? औरंगाबाद बिहार में है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बरौनी भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है ये कहाँ पे है? बरौनी तापीय ऊर्जा केंद्र, भूतापीय नहीं, बरौनी तापीय ऊर्जा केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका बेगूसराय जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। कहाँ पे? बेगूसराय जिले में आपका पड़ता है, बेगूसराय जिले में पड़ता है। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितनी है? तो ओवरऑल देखा जाए 61.8, सबसे कम है भारत में, याद रखिएगा आप सभी। सबसे कम भारत में, सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का साक्षरता दर है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल का कितना है? तो 71.2% और फीमेल का पूछा जाए तो फीमेल का 51.5% है, याद रखिएगा साक्षरता दर। भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उसके बाद त्रिपुरा हो गया, ये सभी से गुजरती है। जबकि उड़ीसा हो गया, यहाँ से नहीं गुजरती। उड़ीसा हो गया, या कह सकते कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सभी से नहीं गुजरती। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, ये सभी से नहीं गुजरती। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, याद रखिएगा आप सभी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये। अगला है किलोवाट आवर, ये किसकी इकाई है? तो किलोवाट आवर आपका ऊर्जा की इकाई हो जाएगा, या ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? तो भारत का प्रथम रेल टर्मिनल जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, याद रखिएगा आप सभी। छत्रपति शिवाजी, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। अगला है, ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, PYQ वाला था क्वेश्चन, और ये भी PYQ है क्वेश्चन आपका। लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कयांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयांतरण कहा जाता है। और ये परिवर्तन आपको मेढक में भी देखने के लिए मिलता है, तितली में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो याद रखिएगा आपसे, मेढक और तितली इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर डंपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात करना ही इसको क्या कहा जाता है? डंपिंग कहा जाता है। बात समझे आप सभी? क्या बताया आपको? उत्पादन का जो वास्तविक लागत लगा था उससे कम पर अगर निर्यात हो रहा है ना, तो वो आपका डंपिंग कहलाएगा। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। पहली बार ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन हुआ था। पता है आप सभी को? पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा कलाशोक, तीसरा हो जाएगा अशोक, चौथा हो जाएगा कनिष्क के समय में। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। ये क्वेश्चन आपका PYQ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब ये तो क्वेश्चन पूछा गया, आगे पूछ सकते हैं कि इसका गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। चलिए आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, वनों की वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को हम सभी भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, PYQ क्वेश्चन है। आर्यभट्ट एक महान थे, तो ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। अगला है, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होगा? तो देखिए, अधिकरण कारक का चिन्ह की बात किया जाए तो में पर हो जाता है, में हो गया पर हो गया, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। कहीं पर अधिकार करके बैठना, जैसे कह सकते कि पक्षी डाल पर बैठी है, तो वो अधिकरण कारक का उदाहरण है। अगला है, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? मान लीजिए कि कोई संख्या था
इसका कह सकते हैं कि परमाणु संख्या जो है ये आपका 16 है, द्रव्यमान 32 है, तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। देखिए अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो इसमें होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान कितना है 32 और प्रोटॉनों की संख्या कितना है, या आपका परमाणु की संख्या 16, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। बात समझे। अगला है एक समीकरण दिया हुआ है कि v बराबर u प्लस AT, ये क्या जानकारी देता है। तो ये क्या आपका वेग समय का एक फंक्शन है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि v जो होता है वो आपका अंतिम वेग है, u क्या है प्रारंभिक वेग है, a क्या है आपका त्वरण है और t क्या है समय है। तो ये आपका क्या होगा वेग समय का एक फंक्शन है। अगला है राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, ये किसने कहा था। तो देखिए राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, यह आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या होगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का, भारतीय अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात किया गया ना, तो ये आपका राजमार्ग हो जाएगा। राजमार्ग के द्वारा ज़्यादातर होता है। पयोधी शब्द में कौन सा पर्यायवाची है, तो पयोधी ये किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है पयोधी। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि तेल पानी में घुलनशील है, गलत है। स्टोन पानी में घुलनशील है, गलत है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी होता है, गलत है, ये कांच अपारदर्शी होता है। चीनी पानी में घुलनशील है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य जो होता है, कुल 15 सदस्य होता है, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होता है। इसका गठन कब हुआ था, 1945 में किया गया था। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से कि कौन कौन सा देश इसमें शामिल है, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस, यूके, फ्रांस और चीन हो जाएगा, यानी यूके ब्रिटेन हो जाएगा। तो कुल आपका कितना हो जाएगा 5, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन हो जाएगा। तो डी राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको ऐसा ही मात्रक बताना है। कार्य का क्या होता है, जूल होता है, कार्य का जूल हो जाएगा। उसके बाद एम्पियर जो है ये आपका विद्युत धारा का होता है। उसके बाद विभांतर का क्या हो जाएगा, विभांतर का आपका वोल्ट होगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक हो जाता है जूल, आपको बता दिए। अच्छा यहाँ पर सामर्थ्य है, सामर्थ्य यानी कि शक्ति का वाट हो जाएगा और कैलोरी उष्मा का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, इसको आप देख लीजिए।